हेलो दोस्तों, नमस्कार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 कर लिए हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है, उनसे मैं ये कहूँगा कि पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक उनको देखें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रीट के बच्चों के लिए, अन्य एग्जाम वाले बच्चों के लिए। आज हम केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ पार्ट 4 लेके आपके सामने हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए आज हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, हमने पार्ट सेकंड में शुरू के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पार्ट थर्ड में फिर अगले 26 से 50 तक किए थे। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। देखो, इस क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ क्या कहा गया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी ऑप्शन दे रखे आपको 4, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो आपको क्या करना है, छांटना है। और छांटेंगे ना यहाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि हर ऑप्शन को हम थोड़ा ढंग से देख के चलेंगे कि ताकि पता रहे कि कौन सा ऑप्शन है इसमें सही बैठ सकता है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं बैठ सकता है। उसी हिसाब से हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, इसके अंदर पहला ऑप्शन है ए कि बोर्डो मिक्सर। अब ध्यान रखना, थोड़ा मैं बता देता हूँ पहले आपको। बोर्डो मिक्सर जो है ना, वो कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। और जिसका उपयोग जो है ना, इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में या फफूंदनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, इसमें लिखा है ना बोर्ड मिक्सर, बोर्डो मिक्सर कॉपर सेकेंड यानी सल्फेट यानी CuSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है। सही है, इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते थे। ये ऑप्शन सही है। हमें क्या छांटना है कि सही नहीं है वो छांटना है, गलत कौन सा है। अब देखो दूसरा कि बोरी कमल औषधि उद्योग व खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी सही है कि बोरी कमल जो है ना, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे बताया था मैंने, H3BO3। ये बोरी कमल है और इस बोरी कमल में क्या है, औषधि उद्योग व खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला तीसरा, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी शुष्क बर्फ जो है ना, ठोस CO2 को बोलते हैं शुष्क बर्फ। ये भी सही है। तीसरा भी इसके अंदर क्या आ गया, सही आ गया। अब हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ध्यान रखना, 2 ऑक्साइड है ये, और इन दोनों ऑक्साइडों के अंदर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और कई बार इनके रासायनिक नाम भी एग्जाम के अंदर आते हैं। अब देखो, इसमें क्या करोगे, क्या लिखा है कि एक तो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक तो क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, उसको बोलते हैं NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, और नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O। ध्यान रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन पर चार्ज +2 होता है और नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन पर चार्ज जो होता है वो +1 होता है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसी नाइट्रस ऑक्साइड का नाम क्या, इसको बोलते हैं हास्य गैस। ये क्या है, ये हास्य गैस है। और हमें क्या कहा है, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हंसाने वाली गैस नहीं है। कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या है, इसका गलत है। तो इसमें 3 सही है, चौथा गलत। तो इसका मतलब एक प्रश्न में हमें 3 ऊपर वाले ऑप्शन याद रखने हैं कि बोर्डो मिक्सर क्या होता है, ये प्रश्न हो गया। एक बोरी कमल का उपयोग किस में करते हैं, एक शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, 3 क्वेश्चन ये हो गए। चौथा क्या है कि हास्य गैस वाला है, हास्य गैस कौन सा, चौथा क्वेश्चन ये हो गया। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, D वाला ऑप्शन गलत है। और हमसे उत्तर में क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका मतलब ये चौथा सही नहीं है। तो इसका 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन का सही हो गया कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस नहीं बोलते हैं। ये तो है। तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52, और 52 के अंदर क्या लिखा है कि ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें, पीछे वाले एपिसोड के अंदर भी हमने ये क्वेश्चन लिया था, अब की बार भी आ गया, क्योंकि पिछले वाले में
कि जब मैंने यानी हरित गृह प्रभाव के बारे में थोड़ा सा बताया था पिछले वाले यानी MCQ पार्ट 3 में, उस अवस्था में मैं CO2 का नाम थोड़ा उस अवस्था में समझाने में काम में ले गया कि CO2 किस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में यानी वायुमंडल की एक परत बना लेती है, जिससे क्या है भूमि के तापमान में वृद्धि होती है। तो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी होती है? CO2। और मैंने गैसों के नाम में जब बताया ना किस कौन से उत्तरदायी, तो वहाँ पर मैं CO2 लिखनी जल्दबाजी में भूल गया। तो बच्चे का एक का कमेंट भी आया मेरे पास, और कमेंट में बच्चे ने पूछा कि सर CO2 मुख्य उत्तरदायी गैस होती है, तो CO2 का आपने नाम नहीं लिया। तो उसके लिए मैं अभी बता देता हूँ कि मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, ये CO2 होती है। अब देखो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। अब इसमें देखो पहला ऑप्शन फर्स्ट, और फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है, यहाँ क्या लिखा है कि CO2, मीथेन और NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। CO2 भी सही है, मीथेन भी होती है सही से। फर्स्ट नंबर CO2 का होता है, यानी ग्रीन हाउस गैसों में पहला स्थान, ग्रीन हाउस गैसों में पहला स्थान CO2 का है। दूसरा किसका है? मीथेन का। तीसरा किसका आता है? CFC। उसके बाद किसका आता है? NO। उसके बाद जलवाष्प वगैरह का इसमें रोल रहता है। अब देखो इस पहले वाले में क्या है, CO2 सही है, इसके अलावा मीथेन सही है, NO भी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC भी सही है। इसका मतलब पहले वाला सही है ये। दूसरे में देखो ऑप्शन में CO2 है, सही है, मीथेन भी सही है, SO2 है, ये गलत आ गया, यहाँ SO2 नहीं होती। तो यहाँ पर ये गलत हो गया ऑप्शन, एक ऑप्शन गलत आने से। इसके बाद देखो तीसरे में SO2 यहाँ भी आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। NO सही है, H2S नहीं होता, ये भी गलत है। CO ये भी गलत है, तो इसमें थर्ड गलत हो गया। चौथे में CO आ गया, अमोनिया आ गई, H2S आ गया, N2 आ गई, सारे गलत आ गए, तो ये भी नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए सही ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला CO2, मीथेन, NO और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही हो गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इस पर बहुत बार थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, और घुमा फिरा के पूछे ना तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा, ताकि आपको अन्य क्वेश्चन करने में सहायता मिले। अब देखो प्रश्न क्या है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों में पूरा होता है, तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। अब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये इसमें याद रखने वाली बातें क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है, कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो निरंतर क्या है, अल्फा, बीटा और गामा, इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव विकिरणें। तो अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों का निरंतर क्या करें? उत्सर्जन करें, और खुद क्या है? टूटते चले जाएं, धीरे धीरे टूटते रहें, छोटे पार्ट में टूटते जाएंगे, नष्ट होते रहेंगे धीरे धीरे, और अल्फा, बीटा, गामा किरणों के रूप में क्या करेंगे? ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। ये अल्फा, बीटा, गामा को इस बार क्वेश्चन आए उसमें करेंगे। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित, गामा क्या होती है? शून्य यानी 0 आवेश वाली होती है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है ये अल्फा, बीटा, गामा विकिरणों का उत्सर्जन कर रहे हैं, ये इनकी इस प्रकार से टूटने वाली अभिक्रिया इसको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ टूटकर दूसरे रेडियो एक्टिव पदार्थ में कन्वर्ट चेंज होता है, इसको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। पीछे वाले पार्ट में नाभिकीय अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका बताया था मैंने पार्ट 3 के अंदर, तो यहाँ पर इनको नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। और रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन जो होता है ना, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखना है प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये ध्यान रखना है एक पॉइंट। और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उन प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान जो होता है ना, हाफ लाइफ, अर्धायु काल का मान वो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखना है। प्रारंभिक मात्रा जो होती है पदार्थ की, उसके ऊपर अर्धायु काल का मान निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब है अगर आपके पास रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो आपके पास जैसे 10 ग्राम है, अर्धायु काल का मतलब क्या हो गया कि किसी पदार्थ को आधा टूटने में लगा समय, जैसे 10 ग्राम है, 10 ग्राम से टूटकर 5 ग्राम शेष रह गया, यानी आधा नष्ट हो गया, तो आधा टूटने में लगा समय कहलाता है अर्धायु काल। और रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन अर्धायु काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास 10 ग्राम पदार्थ है और उस 10 ग्राम पदार्थ को 5 ग्राम पदार्थ रहने में आधा टूटा,
तब भी जैसे मान लो अगर 20 वर्ष लगते हैं तो 20 लगा। अगर वही पदार्थ लिया और आपने क्या लिया कि 20 ग्राम ले लिया, तो 20 ग्राम से क्या रहेगा 10 ग्राम आधा, तो टाइम कितना लगेगा, वही 20 वर्ष लगेंगे। अब देखो पहले वाले में तो क्या हुआ कि 10 ग्राम से 5 ग्राम रहा, 5 ग्राम नष्ट हुआ, फिर भी 20 वर्ष लग रहे हैं। दूसरे वाले उदाहरण में क्या लिखा हमने कि 10 से या 20 ग्राम से 10 ग्राम रहा, यानी 10 ग्राम टूट गया, फिर भी टाइम कितना लग रहा है, वही 20 वर्ष। इसका मतलब प्रारंभिक मात्रा चाहिए, अगर मान लो कह देगी 100 किलोग्राम है और 100 किलोग्राम से क्या रहे 50 किलोग्राम आधा, तब भी क्या लगेगा 20 वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी चाहे वो कितनी हो। इसका मतलब अर्धायु काल का मान प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी रेडियो एक्टिव विघटन में। ये होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान। अब थोड़ा ध्यान रखना इसमें, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं। अब देखो टी हाफ क्या लिखा है, प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, अब देखो इसमें 2-3 बातें बताइए मैंने मेन वो थोड़ी आपको नोट कर लेनी है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, अर्धायु काल का मान प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता प्रथम कोटि अभिक्रिया में। और दूसरी बात याद रखनी है, प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी नष्ट, आधी बचेगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, कितना भाग शेष रहेगा, कितना टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तब इसको हल करने का तरीका एक है कि प्रारंभिक मात्रा जो है उसको आप मान लो कि जैसे 100 ग्राम 10 जो अभी मान लो, जैसे मैंने कह दिया कि प्रारंभिक मात्रा 1 है। अब एक कुछ भी है, 1 किलोग्राम 1 ग्राम जो भी है, अब प्रारंभिक मात्रा 1 है। अब क्या लिखा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों में, यानी आधा जीवन का मतलब क्या हो गया, अर्धायु काल का मान दे रखा है 4 महीने। तो इस प्रश्न में क्या आपको टी हाफ का मान क्या दे रखा है, 4 महीने दे रखा है, 4 मंथ है। अब क्या लिखा है कि आपके पास जैसे पदार्थ है एक, उस एक पदार्थ को आधा रहने में, यानी आधा टूट गया, क्या बचा है, ये शेष पदार्थ है, ये शेष कितना बचा, आधा। टाइम कितना लगा, 4 मंथ, 4 महीने। फिर आधे का फिर आधा कर दें तो 1/4 क्या बच गया, 4 बच गया। टाइम कितना लगेगा, वही 4 महीने, 4 मंथ, चेंज नहीं करना, टाइम वही रहेगा 4 मंथ। फिर आधे का और आधा कर दें, कितनी पूछ सकते हो आप, 1/8, कितना रहा, वही 4 मंथ लगेंगे, इसके अंदर भी 4 मंथ लगेंगे। अब क्या पूछा है कि 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा, यानी 75% भाग कितने में नष्ट हो जाएगा, यानी कितना 75 नष्ट हो, कितना बचा, 25% बचा। 25 का मतलब 1/4 भाग बचा। अब देखो इसमें यहाँ देखें कि 1/4 कैसे बचा है, 1 का आधा, आधा बचा, आधे का 1/4 बचा, यानी 1/4 शेष रहने में कितना टाइम लगा, 4 महीने तो ये लग गए और 4 महीने ये लग गए, कुल कितने हो गए, 4 और 4 8 महीना। इसका उत्तर क्या हो गया, 8 महीना आ गया। ये इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, 8 महीने के बाद क्या है, इसका 1/4 भाग शेष रहेगा, यानी 3/4 भाग, यानी 75% नष्ट हो जाएगा। अब प्रश्न उल्टा भी पूछ ले कि यदि किसी पदार्थ की अर्धायु काल का मान 10 वर्ष है, उसकी 1/8 भाग शेष रहने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/8 कहाँ शेष रहा है, यहाँ तक, तो यानी 10 वर्ष, 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष, 30 वर्ष में 1/8 तक पहुँचोगे। 1/16 रहने में कितना टाइम लगा, तो 1/16 कर दो, इसको 1/16 हो जाएगा। अभी 1/8 का आधा 1/16, 10 वर्ष या और लग जाए टाइम जो कुछ आपसे। इस प्रकार से आपको रख के और निकालने का आपको तरीका आना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये तो क्या है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, और इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते थे, ये थोड़े से आपको ध्यान रखने। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 54 में क्या लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में किस का उपयोग किया गया। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन है, ल्यूसाइट, ये तो क्या है, एस का है, ये क्या है, एस का है, इसका उपयोग नहीं किया गया। मस्टर्ड गैस, ये अलग से डिस्कस करेंगे अभी। मिथाइल साइनाइड, तो इस प्रकार से CH3CN, ये मिथाइल साइनाइड। अगर यहाँ होता ना मिथाइल आइसोसाइनाइड, नहीं होता, क्या होता अगर, ये तो मिथाइल साइनाइड है, और अगर इसकी जगह है ना, अगर ये होता कि मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है इसकी जगह, अगर ये होता ना मिथाइल या मेथिल बोल दो, एक ही बात है, मेथिल आइसोसाइनाइड, अगर इसकी जगह क्या हो मेथिल आइसो अगर साइनाइड होता, उस अवस्था में क्या होता, इसका नाम फॉर्मूला होता है ये CH3NC, और इस मेथिल आइसोसाइनाइड को बोलते हैं मिक, MIC मिक, यानी
मेथिल आइसोसाइनाइड, मिक बोलते हैं। और इसी मिक से क्या हुई, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। और उस भोपाल गैस कांड में लोग जो मरे उसमें जहरीली गैस कौन थी, मेथिल आइसोसाइनाइड थी। तो ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए नहीं है, मेथिल आइसोसाइनाइड के लिए भोपाल गैस करा दी, लेकिन यहाँ मेथाइल साइनाइड है, साइनाइड का ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है। फास्जिन, और फास्जिन जो है ना इसको बोलते हैं COCl2। किसको बोलते हैं, COCl2 को बोलते हैं फास्जिन। और ये भी बहुत विषैली गैस है। और मस्टर्ड गैस है ना, ये इसका मुख्य रूप से उपयोग किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट। किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसका उपयोग, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। और मस्टर्ड गैस बनाते कैसे हैं, एथिलीन जो है ना, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन इसका नाम क्या है, ये एथिलीन। और इसकी क्रिया करवाते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड से। और इससे क्रिया करवाओगे तो इस प्रकार से इनके बीच में क्या है, यूं थोड़ा सा सल्फर जुड़ जाएगा। अब सल्फर जुड़ेगा ना तो इसको एक बार थोड़ा मिटा देता हूँ मित्र वाले भाग को। अब सल्फर जुड़ेगा ना तो यहाँ इसको थोड़ा लिख देता हूँ ऐसे। अब ये क्रिया करेगी तो यूँ बन जाएगा ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बीच में लग जाएंगे S, फिर वापस CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। और यहाँ जुड़ गया, यहाँ Cl, यहाँ जुड़ गया Cl। इसको बोलते क्या बोलते हैं, मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस है और इसका उपयोग किसमें किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसका उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा हो गया, इसका B हो गया। B थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 55 का, और 55 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च होती है। मैंने कहा था ना अभी अल्फा बीटा गामा के बारे में, आगे तो आएगा तो आपको बताऊंगा। तो निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये देखना है। अब भेदन क्षमता में क्या है, अब ये डेल्टा किरण तो ये अलग है, ये कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। ये तीन है मेन, अल्फा बीटा और गामा, इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव विकिरण, रेडियो एक्टिव विकिरण है ये सारी। और जब ये रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन होता है ना, तब ये विकिरणें क्या करती है, बाहर निकलती हैं। अब ये विकिरणें बाहर निकलती है, इस दौरान क्या है, अल्फा बीटा गामा है। ये याद रखना है, इन तीनों में इनको दर्शाने का तरीका, अल्फा है ना, इसको इस पर चार्ज कितना होता है, +2, बीटा पे चार्ज क्या होता है, -1, और गामा पे चार्ज क्या होता है, 0। गामा पे चार्ज क्या होता है, शून्य आवेश वाली है। अब देखो अगर इनमें देखें ना, ऊर्जा का क्रम देखें, ऊर्जा का क्रम, तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, गामा की, उससे कम किसकी होती है, बीटा की, उससे कम किसकी होती है, अल्फा की होती है ऊर्जा का क्रम। और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा हो ना वो तेज स्पीड से जाएगी, और जो स्पीड से जाएगी ना वो उस, यानी कि अगर किसी पदार्थ से टकराएगी तो उस पदार्थ के अंदर तक घुस जाएगी वो। और भेदन क्षमता क्या होती है, पेनेट्रिंग इफेक्ट क्या होता है, यानी अंदर तक घुस जाना। इसका मतलब जिसका वेग ज़्यादा हो, अगर आपको कह दें कि आप धीरे से जाकर दीवार से टकराओ तो आप दीवार को भेद नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी भेदन क्षमता थोड़ी कम है। और अगर आपको कह दें कि जोर से भाग के आओ फिर आके दीवार के टकराओ, तो थोड़ा बहुत दीवार के अंदर आप भेद ही दोगे। इसका मतलब जिसका वेग ज़्यादा यानी ऊर्जा अधिक, उसका वेग भी अधिक, और वेग अधिक उसकी भेदन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा। तो ऊर्जा अधिक किसकी है, गामा की। इसका मतलब सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होगी, गामा की। तो भेदन क्षमता क्रम लिखोगे ना आप, यहाँ भेदन क्षमता इनका क्रम लिखोगे तो क्रम क्या हो जाएगा, सबसे अधिक गामा का, उससे कम बीटा का, उससे कम अल्फा का। और एक होती है गैसों की आयनीकृत करने की क्षमता का क्रम, आयनीकृत क्षमता का क्रम, या लिखा हुआ है आयनीकरण की क्षमता का क्रम। अब देखो अगर इन विकिरणों को हम गैस में से निकालें ना, तो गैस के जो अणु इन विकिरणों के संपर्क में आएंगे तो क्या करेंगे, ये विकिरणें उन अणुओं को क्या कर देगी, आयनों के अंदर क्या कर देगी, चेंज कर देगी, उसका आयनाइजेशन कर देगी। इसको बोलते हैं आयनीकरण की क्षमता। अब देखो जो विकिरण तेज गति से जाए, फास्ट जल्दी निकल जाएगी,
और जल्दी निकल जाएगी तो गैस के अणु उसके थोड़े कम संपर्क में आएंगे, फास्ट बीच में से तुरंत निकल जाएगी। अगर मैं यूँ कह दूँ कि अगर मैं आप दो बैठे हो सारे और अब मैं आपके बीच में से निकलूँ, अगर मैं तेज़ भाग के निकलूँ तो अगर आप मेरे हाथ लगाओ तो लोगों को हाथ कम लगेगा, और अगर मैं धीरे धीरे बीच में जाऊँ तो ज़्यादा लोग हाथ लगा सकते हैं। इसका मतलब जिसका वेग ज़्यादा हो ना वो क्या है, फास्ट बीच में तेजी से निकल जाता है। तो तेजी से निकल जाएगा तो गैस कम संपर्क में आएगी, और गैस कम संपर्क में आएगी तो आयनीकरण क्या होगा, उसका कम हो जाएगा, यानी गैस कम आयनीकृत होगी। और जिसका वेग कम है धीरे धीरे चलेगी उस गैस के अणु ज़्यादा संपर्क में आएंगे, और ज़्यादा संपर्क में आएंगे तो आयनीकरण क्या उसका ज़्यादा, यानी वो आयनीकरण ज़्यादा करेगी। इसका मतलब जिसका वेग ज़्यादा उसकी आयनीकरण की क्षमता क्या होती है, कम। और वेग ज़्यादा किसका है, सबसे अधिक वेग किसका है, गामा का है, तो इसकी आयनीकरण की क्षमता सबसे कम। तो सबसे अधिक आयनीकरण किसका होगा, जिसका वेग सबसे कम है, किसका, अल्फा का, उससे कम बीटा, और उससे कम किसका होगा, गामा। तो आयनीकरण की क्षमता क्रम क्या हो गया, अल्फा, बीटा और गामा, ये ध्यान रखना है। और भेदन क्षमता क्रम क्या हो गया, गामा, बीटा और अल्फा हो गया। और ऊर्जा क्रम भी गामा, बीटा और अल्फा ही। तो ये रेडियो एक्टिव विकिरण है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, में किसकी भेदन क्षमता अधिक होगी, किसकी होगी, गामा की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला, और ये क्वेश्चन क्या है, परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन है ये। एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हम आगे कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपको मैंने 2 पार्ट पढ़ाए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ाए हैं। उसमें अगले वाले थर्ड पार्ट के अंदर भी हम बोर मॉडल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और यह प्रश्न क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी संख्या इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। मतलब हम बोलते हैं ना कि परमाणु है, परमाणु के चारों ओर क्या गोलाकार कोश उपस्थित है, सेल यानी कक्ष बोलते हैं जिसको, कक्ष, ऑर्बिट, कक्षक अलग होता है, ऑर्बिटल, कक्ष यानी ऑर्बिट, या जिसको कोश बोलते हैं, सेल। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिनको कक्ष या कोश या सेल बोलते हैं। ये किसने कहा था, बोर ने कहा था। तो अगर हम इसकी अगर संरचना बना रहे हैं ना इसे, कि इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जैसे यूँ इस तरह लगाते जाए ऐसे, इस तरह से। तो ये पहला जो कोश है ना, इसको क्या बोलते हैं, पहले वाला ये के है, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। और बोर ने एक अवधारणा पोस्टुलेट दी थी, उसने क्या कहा था कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो है गोलाकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, तो प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, रदरफोर्ड मॉडल की कमी रह गई थी, उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन बोर ने क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में यह जानकारी दे दी। उसने क्या कहा था, किसी कोश या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n²। कितने होते हैं, 2n² होते हैं। किसी कोश या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² होती है। और n यहाँ पर क्या है, कोश की संख्या है। देखो n यहाँ पर कोश की संख्या। अब n का मान अगर यहाँ अगर हम देखें, अब देखो आपने ये देख लिया होगा ये वाला पोर्शन। तो अब देखो इसमें अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं। अब देखो पहला कोश, उसके लिए n का मान, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कर दें 2n²। पहला कोश कौन सा है, k, l, m, n, ऐसे। n का मान पहले के लिए 1 पहला कोश, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, ऐसे। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाले, आप n का मान रखते जाओ फॉर्मूले यहाँ। तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 दूसरा रख लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 आएंगे, एम में 18 आएंगे, और एन के अंदर क्या आएंगे, 32 आएंगे। और यहाँ हमें क्या पूछा गया है, एन सेल, सेल ही लिखा है यहाँ, सेल है। एन सेल में मौजूद यानी एन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम एन वाला, ये एम वाला अधिकतम कितने होंगे, एम के लिए कितने आ गए, ये आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑप्शन में 18 है, ये 18। तो उत्तर क्या होगा इसका, 18 हो गया ये। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपको इतनी जानकारी दी है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा याद रखना। आप कोई भी कोर्स आ जाए किसी का, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला 57, तुरंत देखो 57। और 57 के अंदर क्या है, यहाँ पर जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते, इसका क्या बदल जाएगा। अब 4 ऑप्शन इनमें से कौन सा बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बदल, ये न्यूट्रॉन बदलने से समस्थानिक बदल जाते हैं, या आयन बदलते हैं, या आवेश बदलता है, या तत्व संख्या बदलती है। देखो समस्थानिक क्या होता है, जैसे लिखते हैं कार्बन के 6, 12
कार्बन के 6 13, कार्बन के 6 14। अब यहाँ देखें प्रोटॉन देखें तो यहाँ 6 6 6, नीचे वाला मान हमेशा मान प्रोटॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉन निकालोगे ना आप तो ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान घटाते हो। पीछे वाले मैंने क्वेश्चन कराए MCQ पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें बताया मैंने ये n का मान 12 - 6 तो यहाँ 6 आ गई। ऊपर वाले मान नीचे वाला मान घटा दो, 13 - 6 7, 14 - 6 कितना आ गया 8। इसका तो न्यूट्रॉन बदल रहे हैं। अगर यहाँ न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ अगर न्यूट्रॉन 7 कर दें तो ऊपर मान 13 हो जाएगा, तो यह ऊपर का आगे वाला आ जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। 12 से 13, 13 से क्या हो गया 14 हो जाएगा। अगर 6 से 7 6 से 7 7 से 8 करेंगे तो 12 से 13, 13 से 14, तो समस्थानिक बदलते हैं। ये सही है, ये बदल जाता है एक पॉइंट। तो दूसरा आयन, आयन तो क्या है, किसी तत्व या परमाणु पर उपस्थित आवेश है, और आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है। यहाँ न्यूट्रॉन से आवेश का कोई मतलब, न्यूट्रॉन तो 0 है, तो आवेश प्लस या माइनस हो उससे न्यूट्रॉन की संख्या प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रभावित होता है ये। तो इसका मतलब आवेश यानी आयन जो है वो आवेश से, तो आवेश नहीं बदलता, आयन नहीं बदलते, आवेश भी चेंज नहीं होता। तत्व संख्या यानी परमाणु क्रमांक है तो P, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक जो है वो हमेशा देखो समान है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो तो न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से क्या है, प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होता, तो ये भी चेंज नहीं होता। अब चेंज क्या होता है, उत्तर क्या आ गया इसका, समस्थानिक। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, समस्थानिक। तो इसका समस्थानिक सही उत्तर है। समस्थानिक की संख्या जो है वो न्यूट्रॉन बदलने से समस्थानिक बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 58, और 58 के अंदर क्या है, हवा एक है। अब हवा एक है, इसमें ध्यान रखना, और हवा एक है इसमें ये याद रखना है कि वायु जो है ना, वायु ये क्या एक मिश्रण है। वायु क्या एक मिश्रण है, मिक्सर है। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। मिश्रण क्या है, दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। और मिश्रण जो है ना, यह पदार्थ का अशुद्ध रूप है। अगर कह दे पदार्थ का शुद्ध रूप है तो किसका नाम लोगे, तत्व और यौगिक। प्रश्न बन गया ये, पदार्थ का शुद्ध रूप है, तत्व नाम आ जाए, यौगिक का, दोनों पदार्थ के शुद्ध रूप है। मिश्रण जा जाएगा, पदार्थ का क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध रूप है मिश्रण। ध्यान रखना, मिश्रण अशुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप पदार्थ का। इसके अलावा ध्यान रखना, समांगी और विषमांगी दो प्रकार के होते हैं। और वायुमंडलीय गैस जो है ना, वायुमंडलीय गैस ये क्या है, समांगी टाइप का मिश्रण है। अब देखो ऑप्शन क्या दिया हमें, हवा एक है, शुद्ध मिश्रण। अब मिश्रण तो है लेकिन शुद्ध मिश्रण शुद्ध नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। केवल मिश्रणों का मिश्रण, मिश्रणों का मिश्रण कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये भी गलत है। केवल तत्वों का मिश्रण, अब मिश्रण में तत्व नहीं होते तो तत्वों का मिश्रण भी नहीं है। यानी जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मिश्रण, मिश्रण में क्या है, दो या दो से अधिक तत्व यौगिक मिलेंगे तब मिश्रण बनेगा, एक ही प्रकार से नहीं बनता। तो केवल तत्व नहीं बनता, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, ये सही है। यानी दोनों मतलब दो या दो से अधिक तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। यानी हवा एक क्या है, दोनों तत्वों और यौगिकों का क्या एक मिश्रण है। तो हवा के अंदर क्या है, वायुमंडलीय गैस है, अणु है, यौगिक भी होते हैं, तो दोनों तत्वों और यौगिकों का क्या एक ये मिश्रण है हवा। इसके बाद देखो अगला 59 यानी 59 नंबर का क्वेश्चन। और 59 के अंदर क्या है, निम्नलिखित का मिलान करें, सही कोड का चयन करें। हमें मिलान करना है, मिलाने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक तो है क्विक लाइम। अब देखो दो तीन बातें याद रखनी है, एक होता है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं क्विक सिल्वर। मरकरी क्या लगता है, मरकरी क्या होता है, क्विक सिल्वर बोलते हैं मरकरी को, तो क्विक सिल्वर मरकरी है एक। तो दूसरा क्या लिखा है कि क्विक के लाइम, लाइम मतलब चूना, क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, चूने को बोलते हैं क्विक लाइम। उसके बाद स्लेक्ड लाइम, चूने को पानी में घोल दो तो बन जाएगा स्लेक्ड लाइम, और उसको बोलते चूने का पानी, तो ये है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या है, चूने का पानी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्लेक लाइम, जिसको चूने का पानी बोलते हैं। और यूरिया, यूरिया के बारे में पीछे वाले पार्ट के अंदर बताया था मैंने।
यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया है। और प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण मोहलर के द्वारा, वोहलर क्या नाम है, जिसका निर्माण वोहलर के द्वारा किया गया, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है ये। तो वो कौन सा है, यूरिया है। तो यूरिया है। और एक है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 सही सूत्र इसका होता है ये, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट आगे 10H2, 10 इसके अंदर क्रिस्टलीय जल के अणु हैं। ये वाशिंग सोडा है। और एक खाने का सोडा भी होता है, खाने का सोडा। खाने का सोडा कौन सा होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब हमें ऑप्शन चुनना, देखो क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब क्या हो गया, चुनना। चुनना कौन सा, इसमें क्विक लाइम में वो मिलाओ R वाला भाग, R हो गया। उसके बाद स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के अंदर क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चुनने का पानी। और चुनने का पानी किस में है, ऑप्शन में आगे वाले में S के अंदर है ये। फिर यूरिया। यूरिया का NH2CO यूरिया। तो इसका मतलब यूरिया का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, CO के 2 यानी NH2CO। और यूरिया का कई बार IUPAC नाम भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। यूरिया का नाम आता है कई बार निम्नलिखित में से यूरिया का IUPAC नाम है, क्या बोलते हैं इसका IUPAC नाम, याद रखना ये एमिनो मेथेनेमाइड, क्या नाम है, इसको एमिनोमेथेनेमाइड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एमिनोमेथेनेमाइड बोलते हैं यूरिया को, ये ध्यान रखना एक, है ना। उसके बाद वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा। और धोने के सोडे में देखो कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट, ये धोने का सोडा है, तो धोने का सोडा है। अब देखो, अब इनको मिला लो आप। पहले वाले ऑप्शन देखो, ए का कौन सा आएगा, R, ए का R। अब ए का R किस में आ रहा है, ए का R एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ए का इसमें S है, इसमें S है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। यानी जो गलत है उसको पहले काट दो आप, ताकि थोड़ा ध्यान रहे। ये गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अब क्या बचा है, सी और बी बचा है। ए का R इसमें भी है, ए का R बी वाले के अंदर भी है। फिर देखो बी स्लेक्ड लाइम का क्या है, S। दूसरे का क्या है, यानी बी का क्या आ गया, बी का S। तो बी का S किस में है, इसके अंदर भी है बी का S। बी का इसमें क्या आ गया, R, ये गलत हो गया। कहने का मतलब आपने 2 ऑप्शन सही करते आपका उत्तर सही हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत है ही। और इसमें क्या आ गया, बी का S, ये सही दे रखा है, इसका दोनों सही होगी। अब देखो यूरिया है, यूरिया का क्या है, सी का क्या है, P, तो सी का P, तो सी का P इसके अंदर है, सही चल रहा है ये। इधर सी का क्या आ गया, Q आ गया, तो ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन में क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखो वाशिंग सोडा और मिला लो, लास्ट चौथा D, तो यहाँ डी का क्या है, Q, तो डी का Q सही है। और यहाँ पर क्या, डी का क्या गया, P, ये गलत हो गया। इसका मतलब सही ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, सही करें तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया ये। तो मिलाने वाले क्वेश्चन देखो आप, इसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो हर ऑप्शन में एक क्वेश्चन बनाए। तो थोड़े से आपको मैंने जानकारी दी थोड़ा अलग से, वो भी आप अलग से नोट करो, इसको याद करो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 नंबर में वापस वही मिलाने वाला है। निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ उत्पाद दे रखा है, एक तरफ उपयोग दे रखा है, किस उत्पाद का क्या उपयोग है। अब उपयोग में देखो पेट्रोलियम ईथर और पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। और इनको अलग करने के लिए क्या है, क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण। पेट्रोल में के अंदर क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों में पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, कोक है, गैस वगैरह भी है ना। इसके अलावा कोलतार भी है ना। इसके अलावा मोम भी है, पेट्रोलियम जेली भी है, अलग अलग पदार्थ बनते हैं। इन सब को अलग अलग करने के लिए कि हम एक विधि काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण किस विधि से करते हैं। तब किसका नाम आएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परबाजी आसवन से करते हैं। ध्यान रखना किससे, परबाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। अब देखो इस समय क्या करना है, मिलान करना है। पेट्रोलियम ईथर, तो पेट्रोलियम ईथर जो है ना, ये इसकी वाष्प, इसका उपयोग ड्राई क्लीन के अंदर करते हैं। तो इसमें पेट्रोलियम ईथर में देखो इसमें 4 ऑप्शन है, किसमें करेंगे, ड्राई क्लीन में इसका उपयोग। तो ड्राई क्लीन के लिए ईथर में विलायक,
विलायक के रूप में इत्र के अंदर डालते हैं। दूसरा पैराफिन मोम और मोम जो है ना, इन मोम से वैसलीन वगैरह बनाते हैं, जिसका उपयोग क्या है, मलहम के रूप में करते हैं। तो पैराफिन मोम का उपयोग किस में होता है, मलहम कॉस्मेटिक के अंदर होता है, ये सही है। एसफाल्ट और कोक जो होते हैं ना, इनका उपयोग क्या है, यानी अधिकतर या तो इलेक्ट्रोड बनाने के अंदर इनका उपयोग होता है कोक का, या एसफाल्ट का उपयोग क्या है, इलेक्ट्रोड बनाने में होता है। छत है या सड़क निर्माण के अंदर भी इसका, यानी पेट्रोलियम पदार्थ या कोयला जो है ना, जलाने के बाद लास्ट में होता है बिटुमिन्स, कई बार आता है सड़क निर्माण में किसका उपयोग होता है, कोलतार, ऐसे बिटुमिन्स, कोक, ऐसे चार किसका होता है, बिटुमिन्स का उपयोग सड़क निर्माण में होता है, ध्यान रखना ये। तो एसफाल्ट कोक का उपयोग क्या है, छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड में होता है। और गैसोलीन क्या है, इसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में, पेट्रोलियम पदार्थों का एक भाग है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अब देखो 4 ऑप्शन हमने मिला लिए, अब इनको आप मैचिंग करें। पेट्रोलियम पी वाला भाग मिले बी के साथ, पी वाला भाग मिले बी के साथ, ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला। इसमें ए से मिला है तो ये गलत हो गया, ये डी से मिला है तो ये गलत हो गया, ये डी से मिला है गलत हो गया। दूसरा पैराफिन मोम, और पैराफिन मोम वाला भाग किससे मिला है, इस डी से, क्यू को मिला है डी से, तो क्यू को मिला है डी से, सही है। एसफाल्ट कोक मिला है, आर मिला है सी से, आर मिला है सी के साथ, सी के साथ। फिर एस यानी एस वाला भाग मिला है, गैसोलीन मिला है किसके साथ में, ए के साथ, ईंधन के साथ, तो एस मिला ए के साथ। सही इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला भाग बी, इसका सही ऑप्शन हो गया। तो आप देखो 4 ऑप्शन में है ना, किसका कहाँ उपयोग होता है, पेट्रोलियम पदार्थ क्या है, वर्तकरण कैसे करते हैं, ये 2-3 बातें बताइए मैंने, आप लोग ढंग से याद रखो। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 61 कि ओजोन का रासायनिक या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है। अब देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन, इसका होता है फॉर्मूला O2, जिसमें O डबल बॉन्ड क्या होता है, OH। इस प्रकार से एक सिग्मा और एक पाई बंध के द्वारा ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और जहाँ ओजोन का नाम आ जाए ना, ओजोन, ओजोन का नाम आ जाए, तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ध्यान रखना ये। ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है ओजोन। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, जिसमें ओजोन के इस प्रकार से 3 जो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, ये ओजोन है, संरचना इसकी। और ये ओजोन जो है ना, इस ओजोन का उपयोग होता है किसमें, अब हमारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग परत है। सबसे पहले पृथ्वी के पास वाला भाग है, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। अगर थोड़ी संरचना बना के बताता हूँ आपको मैं, ये तो आपने उतार लिया होगा। देखो इसका सही ऑप्शन देख लो एक बार, उसके बाद करते हैं डिस्कस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। अब देखो ओजोन के बारे में अन्य आपको कौन सी बातें याद रखनी है। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूँ ओजोन के बारे में, और कि पृथ्वी जो हमारी है ना, जैसे यूँ कहते हैं कि पृथ्वी है, और पृथ्वी के ये बीच वाला भाग गोल, ये पृथ्वी है ना, इसके चारों तरफ पहला मंडल, उसके बाद ये दूसरा, इसके बाद ऐसे अलग अलग क्या है, चारों तरफ क्या है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये जो परत है ना, पृथ्वी का ये भाग, ये तो क्या है, पृथ्वी वाला भाग, अर्थ है, ये पृथ्वी है। ये तो क्या है, ये वाला पृथ्वी वाला भाग, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के पहले जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सेकंड जो है ना, ये वाली परत, क्षोभ मंडल के बाद इसको बोलते हैं दूसरे को समताप मंडल, समताप मंडल। और समताप मंडल जो है ना, इस समताप मंडल के एंड में इस प्रकार से पतली सी एक परत भी है, इस तरह से पतली एक परत बनी हुई है यूं, इस तरह से यूं। तो ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न आता है कि ओजोन मंडल जो है ये पृथ्वी के किस मंडल का भाग है, तो किसका भाग है, ये समताप मंडल का भाग है। ये वाला भाग जो है ना, इसको बोलते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, ये इसको बोलते हैं ओजोन परत भी बोलते हैं। और इसके बाद ओजोन के बाद वाला ये भाग जो है, इसको बोलते हैं आयन मंडल।
और आयन मंडल के बाद ये वाला भाग इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ये 4-5 परतें ध्यान रखनी है, किसके बाद नंबर आता है, कौन सी पृथ्वी के पास है, कौन सी दूर है। तो यानी बहिर्मंडल है, सूर्य के पास वाला भाग है, सूर्य के पास वाला भाग। अब देखो क्षोभ मंडल जो है ना, ये क्षोभ मंडल मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन, आंधी आना, तूफान आना, बादल बढ़ना या जैसे बरसात आना, सारे काम किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। दूसरा सेकंड नंबर समताप मंडल, तापमान समान रहता है, वायुयानों की उड़ानों के लिए सबसे उपयुक्त परत, जो बोल रहा हूँ लिखते जाओ साथ में, वायुयान की उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त परत कौन सी है, समताप मंडल। समताप मंडल का अंतिम भाग क्या कहलाता है, ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल में कौन सी गैस होती है, ओजोन गैस होती है। फिर समताप मंडल के बाद कौन सा है, आयन मंडल। और आयन मंडल में आयन्स होते हैं, जितने भी दूर संचारी उपकरण है, जितने भी रेडियो टेलीविजन जो भी है, दूर संचारी उपकरण वायुमंडल किस परत की सहायता से काम करते हैं, किससे, आयन मंडल से काम करते हैं ये। और इसके बाद बहिर्मंडल, सबसे अधिक ताप या कह दें कि पृथ्वी के या सूर्य के सबसे पास वाली परत कौन सी है, बहिर्मंडल होती है। उदाहरण का समताप मंडल में बादलों का निर्माण नहीं होता, बाकी सब में बादल बनते हैं, इसलिए वायुयान उड़ान कहाँ होती है, समताप मंडल के अंदर ही वायुयान उड़ते हैं। अब देखो समताप मंडल का अंतिम भाग ओजोन मंडल है, ये ओजोन मंडल और भाग अंतिम भाग है ये ओजोन मंडल। और इस ओजोन मंडल में कौन सी गैस है, O3 यानी ओजोन है, ये ओजोन गैस है, किसमें, इस ओजोन मंडल में। और ये ओजोन गैस जो है ना, सूर्य से आ रही है हानिकारक विकिरणें आती है सूर्य से, और इन विकिरणों क्या बोलते हैं, हानिकारक विकिरणों को बोलते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट या पैराबैंगनी विकिरणें बोलते हैं। और ये पैराबैंगनी विकिरणें जो है ना, ये क्या करती है, अगर सीधी अधिक ऊर्जा वाली सीधी अगर आके गिर जाए पृथ्वी पर, जितने जीव संपर्क में आएंगे उनके क्या, स्किन की कैंसर यानी त्वचा की कैंसर हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ओजोन पर आनी, मतलब भगवान ने पहले हमारे साथ कुछ सिस्टम सेट कर रखा है, ओजोन बनाई ताकि सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों से जीवों की रक्षा हो सके। तो ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करने का कार्य कौन करता है, ओजोन मंडल या ओजोन गैस करती है। हानिकारक विकिरणों को सोख लेती है, वहीं पर रह जाती है ये। और ये ओजोन मंडल है ना, पीछे अभी कुछ दिन पहले आया था कि ओजोन का छेद भर गया है, अभी लॉकडाउन लगा उस दौरान, यानी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम हुआ तो ओजोन परत की क्षति कम हुई, तो ओजोन कहते हैं कि ओजोन का छेद भर गया। छेद क्या था कि जहाँ ओजोन गैस की मात्रा है घनत्व तो मतलब ओजोन परत का मतलब यहाँ चद्दर नहीं है, ओजोन गैस की बहुत सारी ओजोन गैस है, वो उसकी एक घनत्व यानी मतलब एक बहुत अधिक डेंसिटी है, तो एक परत की तरह काम कर रही है। तो हम जो है हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, उसके अंदर मेन आता है CFC, इसका नाम आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है, यानी ओजोन गैस को नष्ट करता है। और जहाँ जहाँ भाग में ओजोन गैस नष्ट होगी वहाँ पर ओजोन का घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी, और ओजोन की डेंसिटी कम होगी तो वहाँ से सूर्य की विकिरण डायरेक्ट सीधी आनी शुरू होगी, सीधी नीचे आनी स्टार्ट होगी, सीधी नीचे स्टार्ट होगी तो ओजोन में छेद हो गया। पीछे लॉकडाउन की वजह से गए, कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ, क्लोरोफ्लोरो का उत्सर्जन कम हुआ, अन्य हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन कम हुआ, जो गैसों का उत्सर्जन कम हुआ, उससे क्या हुआ, ओजोन परत की क्या हुई, क्षति कम होगी तो वापस भर गई वो, तो बोलते छेद भर गया। ओजोन परत को अभी इससे लाभ हुआ लॉकडाउन से, जैसे हमें हुआ वैसे। इसका मतलब क्या हुआ, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने का सबसे मेन काम किसका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। पीछे 2-3 एग्जाम क्वेश्चन आ गया ये कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट कर देता। अकेला क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका एक अकेला एक अणु ओजोन कितने अणुओं को, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कितने 1 लाख, ध्यान रखना ये। और ये 2-3 बार के एग्जाम क्वेश्चन आ गया ये कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट करता है, कितने को, 1 लाख अणुओं को अकेला अणु नष्ट कर देता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें क्या करता है, हानि पहुंचाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 62 और 62 वाले क्वेश्चन में क्या है, दही में उपस्थित मुख्यतः कौन सा एसिड होता है, दही जो है ना उसमें कौन सा अम्ल है। अब किस में कौन सा अम्ल है, ये थोड़ा सा आप नोट कर लो, इससे आप सभी का बता सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि किस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, अगर हम देखना चाहें इस तरह से कि किस में कौन सा अम्ल उपस्थित है, और अगर हम इसमें देखना चाहें किसके अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित है, तो इसके अंदर क्या है, अम्लों के अंदर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अम्लों में
अब देखो इधर देखो, पहला है टमाटर, पहला ऑप्शन कौन सा है कि टमाटर। तो टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित है, तो टमाटर में देखें, और टमाटर वाले भाग में देखो दही में मुख्यतः कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अब देखो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल कौन से। अब टमाटर है और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखना, पीछे मैंने MCQ वाले पार्ट सेकंड फर्स्ट में बताया था, थर्ड में, कि ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है। इमली है, ये कहते हैं अंगूर है, इसमें कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। अंगूर के अंदर भी टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। संतरा है, खट्टे फल जो भी, उसमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। नेटल का डंक या चिट्टी का डंक बोल दें, या बोल दें कोई भी डंक मारने वाले जीव जितने भी हैं, बिच्छू का डंक, उन डंक पीछे बताया था मैंने, कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। लिखा ना, ये मेथेनोइक अम्ल है ये, जिसका एक नाम और क्या है इसका, फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल ही बोलते हैं इसको। फिर सिरके का अम्ल किसको बोलते हैं, अचार में काम में लेते हैं, एसिटिक एसिड। अचार में काम में आने वाला अम्ल भी कौन सा है, एसिटिक एसिड है, इसको तो सिरके का अम्ल कहते हैं अचार में। सोडा वाटर या अन्य पेय पदार्थों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बनिक गैस, यानी गैस तो कौन सी होती है, CO2। CO2 बोलने के बाद अम्ल कौन सा बनता है, कार्बोनिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, H2CO3 यानी H2O प्लस CO2 मिलेगी, तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। जिसके कारण क्या है, पेय पदार्थ, पेप्सी, कोका कोला, ड्यू वगैरह जो होती है ठंडा पीते हो, आपको थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी तीखी लगती है, खट्टी लगती है, तो इसके कारण क्या है, कार्बोनिक एसिड यानी CO2 को उसके अंदर मिलाते हैं। सेव में कौन होता है, मेलिक एसिड। ग्रीक भाषा में सेव क्या बोलते हैं, मेलम से बड़ा मेलिक अम्ल। तो सेव में अम्ल कौन सा होता है, मेलिक एसिड होता है सेव में। अंगूर अभी बताया था मैंने, क्या होता है अंगूर में कौन सा अम्ल है, टार्ट्रिक एसिड अंगूर में। खाना पचाने में कौन सा अम्ल है, हमारी अमाशय में स्रावित होने वाला एसिड कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज करते हैं अमाशय में, यानी भोजन को पचाने में। तो अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में, या गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है। फिर कपड़े से जंग हटाने में कौन सा काम लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान रखना, ये नाम मिट गया, ये ऑक्जेलिक अम्ल। किसका उपयोग करते हैं, कपड़े जंग हटाने के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, प्रश्न में देखो, पदार्थ की उस अवस्थाओं में से, यानी उन अवस्थाओं में से जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप में ठंडा करके प्राप्त होती है। अब इसमें पदार्थ की अवस्था दे रखी है, इसका कब निर्माण होता है, गैस है, गैस के लिए तो वायुमंडल में गैस है, कोई ऐसी अवस्था है नहीं। प्लाज्मा जो होती है ना, प्लाज्मा, इसके लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। और यहाँ क्या लिखा है, अत्यंत कम ताप वाली, तो प्लाज्मा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BEC, बोस आइंस्टीन घनीभूत या कंडेंसेट बोलते हैं इसको, पूरा नाम क्या है वैसे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसका निर्माण कब होता है, बहुत कम ताप, क्या करते हैं, बहुत कम ताप प्लस बहुत कम घनत्व पर किसका निर्माण होता है, BEC का निर्माण होता है। तो कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप पर ठंडा करें तो कौन सी बनेगी, BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस ये तो है भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, और ये है ना, और आइंस्टीन है, ये है ही अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर क्या है, BEC यानी पदार्थ की ये पांचवी अवस्था दी है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 5, गैस, द्रव्य, ठोस, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद BEC, ठीक है। उसका देखो क्वेश्चन नंबर 64 अगला। और 64 वाले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। यानी इसमें आपको ऑप्शन में 4 रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है, और इन 4 रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको देखना है प्रश्न वाला भाग
किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता, आयन आपस में आदान प्रदान हो, किस अभिक्रिया में होता है वो देखना हमें। अब अभिक्रिया देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया करें ना इस तरह से यूँ कह दे कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक अभिक्रिया करे, क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस क्या बन गया, कॉपर। इसका मतलब जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को कर दिया प्रतिस्थापित, यहाँ इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले प्रतिस्थापन का उदाहरण हो गया ये प्रतिस्थापन। यहाँ तो क्या हुआ, एक परमाणु ने दूसरे को हटा दिया तो एक का ही प्रतिस्थापन हुआ, बाकी सल्फेट जुड़ा हुआ है तो हटानी है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोहरी मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करें और दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखें। दोहरी वाले दोहरी में जैसे यूँ लिख दिया कि Ag और यहाँ Cl, सॉरी इसको थोड़ा सा यूँ कर देते हैं, अलग बनाते हैं कि जैसे AgNO3, ठीक है ना, प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और अभिक्रिया करें तो क्या बना दें, इस रिएक्शन को देख के बनाओगे तो कैसे बनाओगे, Ag क्या बन गया, Cl, तो AgCl प्लस क्या बन गया, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये आपस में जुड़ गए। अब देख मतलब Ag प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस Cl माइनस, यानी इस Cl ने इस Ag को हटा दिया, इस Ag ने यहाँ से Cl को हटा दिया, एक दूसरे को हटा दिया यहाँ से, अब खुद जुड़ गई। इसका मतलब इसके साथ ये जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आयन एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, आदान प्रदान हो गए, आयनों का आपस में एक दूसरे के साथ में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, आयनों का विनिमय हो, और यहाँ पर क्या हो रहा है, दोहरी प्रतिस्थापन में क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आयनों का, तो ये सही ऑप्शन है, सही चल रहा है। और देखें रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचन दोनों साथ हो, उसको तो रेडॉक्स हो गया। तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का होता है, तो ये रेडॉक्स ये सही नहीं है। फिर प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जोड़ दें, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए कि डी के अंदर लिखने जाए, तो डी में लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो आप कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बन गया, MgO, इस तरह से क्या बन गया, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ इस अभिक्रिया में देखो सीधा संयोजन अभिक्रिया होगी, सीधा संयोजित हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, किस बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, किस बॉन्ड या आयनों का विनिमय, तो आयनों का विनिमय किस में, दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर देखो 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 में क्या है, क्या लिखा है कि न चिपकाने वाले या न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है। और बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन आता है कि नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो एक होता है बहुलक, होता है टेफलॉन, उसको क्या है बर्तनों के अंदर वाले आजकल आते हैं रेडीमेड बर्तन आते हैं, उनके अंदर आते हैं बोलते हैं नॉन स्टिकी कुकर वगैरह होते हैं, ये उनके अंदर एक लेयर चढ़ी रहती है, बिल्कुल पतली सी है कि जैसे कागज़ किसी लेयर से लगी रहती है, और वो कभी अधिक ताप पर पिघलती नहीं है, तो इससे क्या है बर्तनों के अंदर खाना चिपकता नहीं। तो नॉन स्टिकी बनाने के लिए क्या करते हैं, टेफलॉन का उपयोग करते हैं। किसका, टेफलॉन का उपयोग किया जाता है। टेफलॉन तेल का नहीं होता, पॉलीस्टाइरीन का टेफलॉन। और टेफलॉन होता है क्या, देखो थोड़ा ध्यान रखना टेफलॉन के बारे में, टेफलॉन है ना। अब देखो इसमें दो तीन बातें हैं, CH, अगर इसको मैं थोड़ा सा यूँ लिख दूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने के लिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब इसमें देखो अगर यहाँ से मैं एक H हटा दूँ और यहाँ लगा दूँ एक Cl, CH2Cl, इसको बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड। देखो दो तीन बातें हैं, इससे आप बहुत सारे याद हो जाएगा आपकी। वाइनिल क्लोराइड, अगर यहाँ से H हटा दूँ और मैं यहाँ H के स्थान पर लगा दूँ, यहाँ इस H के स्थान पर लगा दूँ Cl, इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। ये क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। अगर मैं यहाँ से H हटा दूँ और यहाँ लगा दूँ मैं अगर C6H5, इसको बोलते हैं स्टाइरीन, ये स्टाइरीन है। अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, H हटा दूँ यानी Cl लगा दिया, Cl यानी एक बार तो क्या लगा दिया, और देखो एक बार लगा दिया Cl, एक बार लगा दिया Cn,
एक बार लगा दिया, क्या लगा दिया, C6H5 लगा दिया। और अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ CH2, अब देखो H सारे हटा दें यहाँ से, क्या करते हैं, सभी मैंने H हटा दिए यहाँ से, सब H हटा के यहाँ लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको बोलते हैं टेट्रा फ्लोरोएथीन। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे टेट्रा फ्लोरोएथीन, इसको टेट्रा फ्लोरोएथीन TFE। अब देखो अगर वाइनिल क्लोराइड है, इस वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण करवाएं तो बनता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC। अगर एक्रिलोनाइट्राइल का करवाएं, इससे बनाएं बहुलक, जिससे क्या बनेगा, एक्रिलोनाइट्राइल से बनेगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल PAN का निर्माण होता है। अगर इसकी जगह हम यहाँ स्टायरीन है, इसका कराएं बहुलीकरण बनेगा पॉलीस्टायरीन का निर्माण होता है। और अगर टेट्राफ्लोरोएथीन TFE का कराएं बहुलीकरण तो इसको बनता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन PTFE। क्या बोलते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन PTFE। और इसी PTFE को बोलते हैं टेफ्लोन। क्या बोलते हैं इसको, टेफ्लोन कहते हैं। टेफ्लोन का एक नाम और क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, पूरा नाम PTFE टेफ्लोन। और अगर इस एथीन का कराएं बहुलीकरण क्या बनता है, पॉलीथीन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 बहुलक आपको याद हो गए एक एथीन से ही। तो किस किस से कौन सा बहुलक बनता है थोड़े आपको याद रखना है। अब देखो किस नंबर अगला 66 नंबर प्रश्न कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण जो होता है ना, उस क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती है। अब देखो ऑक्सीकरण क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अब देखो ऑक्सीकरण में है क्या, ऑक्सीकरण में एक तो क्या है, सबसे पहले वो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, पहला पॉइंट ऑक्सीजन का जुड़ना, या इसको बोलते हैं हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, या बोल दें इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन का हटना, ऑक्सीकरण कहलाता है। या कह दें अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, अधिक विद्युत ऋणी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण में ये होता है, ये 4 पॉइंट याद रखने हैं ऑक्सीकरण में। कि ऑक्सीकरण में क्या है, O2 का जुड़ना, H2 का हटना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, ये 4 क्रियाएं ऑक्सीकरण में होती है। और इसका उल्टा हो जाएगा अपचयन, O2 का जुड़ना तो O2 का हटना अपचयन में, हाइड्रोजन का हटना तो अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो जाएगा। अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना तो अपचयन में अधिक विद्युत ऋणी तत्व का बाहर निकलना, या कम विद्युत ऋणी का जुड़ना, ऐसे हो जाए, ये अपचयन है। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं छांटने की ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। अभी हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, बाहर निकलना कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, सही है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। प्रोटॉन में वृद्धि होती है, ये गलत है, प्रोटॉन का मसला ही नहीं है। प्रोटॉन में कमी होती है, ये भी गलत है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण होना। सही ऑप्शन कौन है इसका, बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला 67 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। अब इनमें 2 ऑप्शन फिर से भी आया, मैंने बताया अभी आपको, या अब आप इसका उत्तर बताओ, सही बताओ कौन सा हो सकता है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 तो है, जलवाष्प का रोल भी था लेकिन कम है। CO2 व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है, गलत है। CO2 व मीथेन, तो ये सही है। और ओजोन व मीथेन, ओजोन गलत है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इसका ज़्यादा सही उत्तर ये सी वाला ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सी। CO2 और मीथेन है, ओजोन यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। केमिकल चेंजेस कौन सा, वो देखना है इसमें। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या है,
यानी वह परिवर्तन, देखो प्रकृति में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। परिवर्तन क्या है? दो प्रकार के परिवर्तन है प्रकृति के अंदर। परिवर्तन दो प्रकार के हैं। एक तो क्या है? भौतिक, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। और एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, यानी केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक परिवर्तन जो होता है ना, इसको तो उत्क्रमणीय होना, रिवर्सिबल चेंज हुआ, उसको वापस आप उल्टा भी करवा सकते हो। जैसे बर्फ है, बर्फ से पानी बना, भौतिक अवस्था चेंज हुई। तो भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्था बदलती है। जैसे बर्फ है, ठोस से क्या बन गया? द्रव है। वापस पानी को ठंडा किया, वापस द्रव से क्या बन गया? वापस बर्फ ठोस बन गई। तो उल्टा वापस हो सके, वो तो है भौतिक परिवर्तन, है ना। और रासायनिक में क्या है? जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, जिनको वापस उल्टा नहीं कर सके। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट याद रखना है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। ध्यान रखना, वापस उल्टे, वापस उसको संपन्न नहीं करवा सकते। भौतिक परिवर्तन में जैसे लकड़ी का कटना या कागज का फटना है ना, किसी भी जैसे बर्फ का जल में पिघलना, जल का बर्फ में, जल का वाष्प में परिवर्तित होना है। ये कौन से हैं? ऊर्ध्वपतन क्रिया, ठोस से गर्म किया गैस, गैस वापस ठंडा किया, तो ऊर्ध्वपतन भी क्या हो गया? इसका भौतिक परिवर्तन हो गया। किसी पदार्थ का क्रिस्टलीकरण, जल को चीनी में घोला, जल का चीनी में घुलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। वापस गर्म करके चीनी अलग कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। जल के अंदर नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है। तो ये मतलब ये भौतिक परिवर्तन जिसमें वापस चेंज कर सकें। रासायनिक में लकड़ी का जलना, जलने वाली क्रिया कोई भी हो, लकड़ी का जलना, जलने के बाद राख बन गई, उसको वापस लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते। कागज का जलना, कोई भी क्रिया जलने वाली दैन्य क्रिया कोई भी हो, सारी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है कि लोहे पर जंग लगाना कौन सी क्रिया है? तो लोहे पर जंग लगाना कौन सी क्रिया है? एक तो है ऑक्सीकरण, यानी लोहे का ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन से साथ क्रिया, ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड। तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का सूत्र लिखे ना यूँ, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड XH2O, साथ में जल जुड़ा रहता है। जंग है ये, रस्ट। लोहे पे जंग लगना कौन सी क्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है और ऑक्सीकरण क्रिया है। और लोहे पर जंग लगने से लोहे के बार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, क्योंकि जल जुड़ जाएगा तो बार बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है? जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया सारी रासायनिक परिवर्तन में आती है। अगर यूँ कहते हैं आटे से रोटी का बनना, तो रासायनिक, ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन है वो। वापस रोटी से आप आटा नहीं बना सकते। यह कहते हैं कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा है? भौतिक। इसलिए मोमबत्ती है, इसमें दोनों आते हैं। मोमबत्ती में जो धागा उसका जलना तो रासायनिक परिवर्तन, और मोम का पिघलना क्या है? भौतिक। तो मोमबत्ती जले ना, वो दोनों परिवर्तन आते हैं, भौतिक रासायनिक दोनों में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? अब देखो, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कौन सा है? भौतिक है। कौन सा ये भौतिक है, क्योंकि ठोस गर्म किया, वापस गैस ठंडा किया, वापस ठोस बन गया, सेम वही है, ये भौतिक है। स्टिक रूप, अब देखो स्फटिक रूप में, अब देखो आगे मैंने इंग्लिश का वर्ड भी लिखा है साथ में ताकि याद रहे। स्फटिक नाम आ जाए तो पता नहीं चलता क्या है इसका अर्थ। क्या तो हिंदी में स्फटिक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलीकरण। यानी चीनी जल में घुली, उसको क्रिस्टल बनाए, वापस चीनी बना ले, तो भौतिक है। तो ये भी कौन सा है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर अगला क्या है? निष्क्रियकरण, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? उदासीनीकरण भी बोलते हैं, उदासीनीकरण, निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण है ये। इसका मतलब ये भी कौन सा, किसका उदाहरण है? भौतिक का उदाहरण है ये, सॉरी रासायनिक का। इसको अलग करेंगे, रासायनिक का उदाहरण है। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अम्ल क्षार मिलना, लवण जल का बनना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और आसवन डिस्टिलेशन, किसी द्रव को गर्म किया, वाष्प बनी, वाष्प ठंडा किया, वापस द्रव बन गया, तो वापस क्या हो गया? चेंज द्रव में गया। तो कौन सा है? वो भौतिक परिवर्तन का। तो आसवन विक्रिया कौन सी है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका मतलब ये भौतिक, ये भी भौतिक, आसवन भी भौतिक। रासायनिक कौन सा हो गया इसमें? निष्क्रियकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सी हो गया। इसके बाद देखो फिर क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 क्वेश्चन। अब देखो, स्वतः प्रक्रम होते हैं। जब प्रकृति में प्रक्रम जो है ना, जितने भी प्रक्रम प्रोसेस प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वतः, स्पॉन्टेनियस, एक अनस्पॉन्टेनियस यानी अस्वतः। स्वतः परिवर्तन जो होते हैं ना, ये होते हैं अनुत्क्रमणीय, अपने आप होने वाले प्रक्रम क्या होते हैं? इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय।
असवतः जो होते हैं ना, जिनको करवाना पड़ता है, वो होते हैं उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होते हैं। ध्यान रखना एक पॉइंट ये, प्रकृति में जितने भी प्रक्रम होते हैं, अधिकांश प्रक्रम क्या होते हैं, प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होते हैं। ध्यान रखना, प्रकृति में प्रक्रम स्वतः होते हैं। अब देखो स्वतः, प्रश्न नंबर क्या लिखा है, स्वतः प्रक्रम के लिए सही चीज़ क्या है। अब तो स्वतः प्रक्रम जाओ ना, तो स्वतः के लिए 2-3 बातें याद रखो। स्वतः प्रक्रम जाना माजे, वहाँ पर क्या है, स्वतः के लिए डेल्टा जी और एक डेल्टा एच और एक ध्यान रखना डेल्टा एस। स्वतः आ जाए नाम, असवतः आ जाए और एक आती है साम्य अवस्था आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। असवतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान रखना धनात्मक होता है। साम्य अवस्था के लिए मान क्या होता है, 0, 0 होता है। डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी में क्या है, देखो फॉर्मूला है डेल्टा जी का निकालने का, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये ध्यान रखना। और डेल्टा एच का मान जब नेगेटिव आएगा ना, ये तभी डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा। इसलिए स्वतः प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान नेगेटिव, यानी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, उष्मा बाहर निकलती है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। उष्मा शोषी के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो असवतः के लिए पॉजिटिव। और डेल्टा एस जो है ना, इसको होता है एंट्रोपी परिवर्तन। तो एंट्रोपी परिवर्तन यानी एंट्रोपी बढ़े तब अपने आप होगा। तो एंट्रोपी बढ़ेगी जब धनात्मक आएगा, तो डेल्टा जी का उल्टा है एंट्रोपी वाले में। तो यहाँ पर स्वतः के लिए डेल्टा एस का यानी एंट्रोपी परिवर्तन का मान धनात्मक हो और असवतः के लिए क्या हो, ऋणात्मक हो। साम्य अवस्था के लिए क्या होता है, 0। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, 3 चीज़ों के लिए पॉइंट याद रखने। अब देखो क्या लिखा है, डेल्टा जी धनात्मक, ये ऑप्शन गलत हो गया, स्वतः के लिए नहीं, असवतः के लिए। डेल्टा जी ऋणात्मक, ये सही है, ये सही चीज़ है ये, ठीक है। डेल्टा जी 0 के बराबर, ये साम्य अवस्था के लिए। डेल्टा एच ऋणात्मक, अब देखो यहाँ पर हमने लिखा तो है ये नेगेटिव, डेल्टा एच का मान नेगेटिव स्वतः के लिए, लेकिन प्रक्रम के लिए डेल्टा एच जो है ना, वो उसका मान जो है वो डेल्टा जी का मान डेल्टा एच के मान से निकलता है। इसलिए उष्माक्षेपी और उष्माशोष्य में काम लेते हैं डेल्टा एच। तो यहाँ पर क्या है, इस डेल्टा जी एच को कंसीडर नहीं किया, इसलिए ऋणात्मक लिख दिया। ये वैसे सही है ये, लेकिन हमें डेल्टा जी का याद रखना, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन तो गलत लिख दिया, ऑप्शन नहीं लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको याद रखना डेल्टा जी का मान क्या और ऋणात्मक होना चाहिए। सही ऑप्शन कौन सा, इसका डेल्टा जी का मान लिखेंगे सही। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला 69 के बाद 70 में क्या है कि इटाई रोग किसके कारण या किसकी विषाक्तता के कारण होता है, यानी किसी के मिलने से, धातु के मिलने से इटाई रोग होता है। अब देखो 2-3 रोग याद रखने हैं। एक तो इटाई है, ये इटाई जो होता है ना, ये कैडमियम के कारण होता है, इसकी विषाक्तता से। एक होता है मिन्ना माता रोग, और मिन्ना माता रोग जो होता है ना, ये होता है, देखा मिन्ना मैं मतलब मरकरी की विषाक्तता से होता है। एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये होता है नाइट्रेट की उपस्थिति से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इटाई कैडमियम से, मिन्ना माता होता है मरकरी से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से। तो यहाँ क्या लिखा है, मरकरी से तो कौन सा होगा, मिन्ना माता होगा। आर्सेनिक विषाक्त है, लेकिन इस तरह से रोग का नाम नहीं है। एस्बेस्टोस, इससे क्या होता है, फेफड़े कमज़ोर होते हैं, फेफड़ों में होते हैं रोग, जिसको सिलिकोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस। खान में काम करने वाला मजदूर है, उनमें क्या है, धूल के कारण क्या है, सिलिकोसिस, मिट्टी के अंदर जाने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, सिलिकोसिस बोलते हैं। कैडमियम से कौन सा होता है, इटाई रोग। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका कैडमियम हो गया, ये सही उत्तर इसका कैडमियम। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला 71, और 71 के अंदर क्या है, सही कथन का चयन कीजिए। अब सही कथन वापस वही आ गया, मिश्रण के लिए दे रखा है। अब देखो मिश्रण में कौन सा है, अशुद्ध रूप है। अब मिश्रण समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी हो सकते हैं। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, ध्यान रखना चीज़ें। अब देखो इसमें क्या लिखा है, पहला ऑप्शन क्या है कि मिश्रण समांगी होते हैं, सही कथन सुनना है। मिश्रण समांगी होते हैं, मिश्रण क्या है, समांगी के साथ विषमांगी भी होते हैं, समांगी नहीं होते, दोनों ही होते हैं। इसका मतलब एक अकेला गलत है ये।
दूसरा, एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं। घटक नियत भी हो सकते हैं और अनियत भी हो सकते हैं। इस मिश्र धातुओं में दो धातु मिलाते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। मिश्रण बनाए कि चीनी और मिट्टी का मिला दिया, मिट्टी कितनी मिला, चीनी कितनी मिला दो, मिश्रण अनुपात नियत भी नहीं होता है, होता भी है, दोनों चीज़ें। तो ये दोनों, ये एक ऑप्शन गलत अकेला कि नियत होता है, ये गलत बात है। अनियत भी होता है। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। मिश्रण के गुण धर्म उनके घटकों के समान होते हैं, ये ध्यान रखना। मिश्रण के जो गुण होते हैं ना, क्योंकि मिश्रण में मिलने वाले पदार्थ आपस में क्रिया नहीं कर, ध्यान रखना। ये मिश्रण में उपस्थित अवयवों के बीच में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, इसलिए उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके गुण, उनके अवयव कंपाउंड जो है ना, उनके गुणों के समान होते हैं, इसलिए उनके घटकों के गुणों के समान होते हैं। यानी एक मिश्रण के गुण उनके घटकों के समान होते हैं। ऑप्शन डी वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, ये वाला। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखो अगला। और अगला क्वेश्चन क्या है, 72। और 72 के अंदर क्या है कि साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब धातु की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है। अकार्बनिक अम्ल से क्रिया करें, धातु करवा दे, अब उससे कौन सी गैस निकलती है। अब देखो अकार्बनिक अम्ल कौन से हैं, एक तो है H2SO4, एक होता है HCl। H2SO4 मतलब इसके नाम पीछे बताया मैंने पिछले वाले पोर्शन में, अलग अलग इसके बहुत सारे नाम है। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, इस तरह से। कार्बोनिक एसिड, ये तीन मेन है, ये मुख्य तीन है ये, ठीक है ना। अब ये तीन, इन तीनों के लिए किससे करवाएं, किसी धातु के साथ क्रिया हो तो कौन से गैस निकली। धातु जैसे कोई ले लो धातु, सपोज करो हमने जैसे जिंक ले लिया, जिंक, यहाँ क्या ले लिया हमने, जिंक ले लिया, या क्या ले लिया हमने, जिंक ले लिया। धातु कोई भी ले, जिंक ले लिया, इससे क्रिया करो आप, इससे क्रिया कर सकते हो आप, बता सकते हो इससे किससे क्या बनेगा। अब देखो इससे पहले वाले से क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2 हाइड्रोजन निकलेगी। दूसरे वाले में क्या बन गया, दो अणु भाग लेंगे तो ZnCl2 प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तीसरे में देखो जिंक नाइट्रेट, दो अणु भाग लेंगे यहाँ तो जिंक नाइट्रेट NO3 प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो अकार्बनिक अम्ल क्रिया करेंगे इन धातु के साथ तो इससे कौन सी गैस निकलती है बाहर, हमेशा कौन सी निकलेगी, H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा, हाइड्रोजन हो गया। तो इसका हाइड्रोजन कौन सा, नाइट्रोजन नहीं होती है, हाइड्रोजन होती है। CO2 नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो सही उत्तर इसका कौन सा हो गया, बी वाला उत्तर सही है इसका, हाइड्रोजन। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर देखो 73 के अंदर क्या है, घाव पर फिटकड़ी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि। घाव है ना, उस पर फिटकड़ी लगा दें, उससे उसका रक्तस्राव क्यों रुक जाएगा। अगर फिटकड़ी जो है ना, फिटकड़ी अगर उसका सूत्र लिखें, अब यहाँ 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। फिटकड़ी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2O, इसको बोलते हैं फिटकड़ी। और इसका रासायनिक नाम क्या है, पोटास एलम। क्या बोलेंगे इसको पोटास एलम बोलते, क्या बोलते इसको पोटास एलम कहा जाता है। और फिटकड़ी है ना, जब भी रक्त जो होता है, रक्त यानी रक्तस्राव हो रहा है उस पर लगा रहे हैं। रक्त कौन सा विलियन है, कोलाइडी विलियन कौन सा है, रक्त ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है। तो ध्यान रखना, कोलाइडी विलियन आवेश के आधार पर दो प्रकार के, द्रावेशित या ऋणावेशित। द्रावेशित में कौन कौन से, समुद्र का जल द्रावेशित के अंदर आता है ये। अगर हीमोग्लोबिन का आ जाए तब किस में आएगा, धनावेशित के अंदर आएगा। धातु हाइड्रोक्साइड आ जाए किस में आएगा, धनावेशित के अंदर आएगा। ऋणावेशित में कौन से आएगा, धुआं कौन सा है, नेगेटिव ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है धुआं। नदी का जल कौन सा है, ऋणावेशित कोलाइडी विलियन। रक्त कौन सा है, हीमोग्लोबिन का धनावेशित, रक्त कौन सा है, ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है। तो ये ऋणावेशित माइनस वाले। अब देखो रक्त माइनस है और जो रक्त के संपर्क में क्या लगा दिया हमने, पोटास यानी फिटकड़ी लगाई। फिटकड़ी में कण कौन से हैं, Al+3 आयन, एल्यूमिनियम वाले। और ये Al+3 क्या है, ये नेगेटिव वाले कण है किसके, ये नेगेटिव वाले पार्टिकल किसके हैं, ये रक्त वाले पार्टिकल है कण। इसके संपर्क में आएगा तो क्या करेगा, माइनस वाले कणों क्या कर देगा, प्लस वाले स्कंदित कर देगा, स्कंदन कोगुलेशन स्कंदित कर देगा। तो ये कण क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे। और पास आने से रक्त क्या है, बिल्कुल कण पास आ गए तो एक क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी ऐसे। और क्या बन गया, रक्त का थक्का बन गया ये। तो रक्त का थक्का बन जाता है किससे, Al+3 आयनों के कारण। आप देख सकते क्या प्रश्न क्या लिखा है, घाव पर फिटकड़ी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्यों। फिटकड़ी का टुकड़ा घाव को ढक देता है, ये गलत है। फिटकड़ी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, ये सही है।
थक्का बना देती है। फिटकड़ी घाव के आसपास के तापमान को कम कर देती है, गलत है। फिटकड़ी एक प्रतिरोधी है, ये भी गलत है ना। फिटकड़ी क्या है, प्रतिरोधी के रूप में काम नहीं करती, यहाँ किस रूप में, स्कंदित करने में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन बी हो गया सही इसका। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 74, गन पाउडर है। प्रश्न क्या है कि गन पाउडर क्या है। अब देखो गन पाउडर का नाम आ गया तो मेरे दिमाग में 2-3 बातें आई जो आपको थोड़ा याद रखनी है। एक होता है गन कॉटन, गन कॉटन किसको बोलते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट, किसको बोलेंगे, सेलुलोज नाइट्रेट को बोलेंगे गन कॉटन। एक होता है ना ये, सॉरी, हाँ, तो गन कॉटन किसको बोलते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट को बोलते हैं गन कॉटन। एक है गन मेटल, और गन मेटल में क्या है, ये मिश्र धातु है। ये क्या है, ये मिश्र धातु है गन मेटल, और इसमें कॉपर, जिंक और टिन के मिलने से बनता है गन मेटल। और एक ये आपका गन पाउडर है। और गन पाउडर जो होता है ना, ये तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस कार्बन प्लस सल्फर को मिला के बनाते हैं गन पाउडर, ध्यान रखना ये तीनों मिले। अब देखो गन मेटल तीनों धातुओं में मिश्र धातु है। गन कॉटन सेलुलोज नाइट्रेट जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में होता है, और गन पाउडर जो है ना, ये पोटेशियम नाइट्रेट कार्बन सल्फर का मिश्रण। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम सल्फेट, ये गलत है। दूसरा क्या, कपास नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण, ये गलत है। पोटेशियम नाइट्रेट कार्बन सल्फर का मिश्रण, ये सही है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, सी वाला, पोटेशियम नाइट्रेट कार्बन व सल्फर मिश्रण क्या बोलते हैं, गन पाउडर बोलते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर, डीडीटी उस रासायनिक नाम है, उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित उपयोग में होता है। किस में काम में आता है डीडीटी। अब देखो डीडीटी जो होता है ना, डीडीटी पीछे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जनरल साइंस में से क्वेश्चन भी आया था डीडीटी के बारे में। अब देखो डीडीटी है क्या। अब डीडीटी में क्या करोगे, आपको क्या करना है, एक इसका पूरा नाम क्या है, पैराडेस डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। अगर ऐसे नाम याद नहीं रहे ना आपके, इस तरह से हमने लिखा ही जाएगा, आप अगर आपको नाम याद नहीं रहे इस तरह से, तो आप इसको संरचना के रूप में याद कर सकते हैं। ऐसे संरचना बना लो आप, ऐसे इस तरह से डीडीटी की संरचना होती है। इस संरचना से इसको आप याद कर सकते हो। ये इसको तो डीडीटी। देखो ना, पैरा यानी बेंजीन के पैरा वाली पोजीशन जुड़े हैं, पैराडेस डाईक्लोरो, डाईफेनिल बेंजीन वाले दो ग्रुप डाईफेनिल, ट्राईक्लोरो 1 2 3 ट्राईक्लोरो, यानी इस एथेन वाले ग्रुप पर, ये एथेन है ना आईयूपीएसी नाम में मुख्य समूह ये एथेन है। एथेन पर जुड़े हुए प्रतिस्थापी का नाम लिखा पहले हमने, पैराडेस डाईक्लोरो, फिर डाईफेनिल, फिर ट्राईक्लोरो 3Cl, फिर एथेन वाला डीडीटी। और प्रश्न क्या आया था फर्स्ट ग्रेड में साइंस के अंदर, और क्वेश्चन में क्या आया था कि डीडीटी का निर्माण किन दो यौगिकों के मिलने से होता है। इसमें देखो कौन कौन से मिले, एक तो मिले क्लोरोबेंजीन, एक तो इसमें क्लोरोबेंजीन मिली हुई है, प्लस साथ में क्या इसमें एक क्या मिला रहा है, क्लोरेल। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, डीडीटी का निर्माण होता है। तो ये तो इसका मतलब डीडीटी का रसायन का किस में यूज होता है, कीटनाशी के रूप में इसको काम में लेते हैं, ध्यान रखना। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, कीटनाशी के रूप में इसको काम में डीडीटी को लेते हैं। तो यहाँ आज आपने ये 75 तक 25 क्वेश्चन किए, और हर क्वेश्चन में मैंने जहाँ तक हो उसके आपको अधिक से अधिक जानकारी दी है, और एक्स्ट्रा बातें बताइए जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप इनसे इसको याद रखें। आज के इतना ही, धन्यवाद। फिर दोबारा अगले वीडियो में नई चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।